नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा खुल गया है और ये मोर्चा खोला है बांग्लादेश ने। अब हम चाहें या ना चाहें, 3.5 फ्रंट की वॉर लड़ने के लिए हम अभिशप्त हैं। अब बांग्लादेश वही कर रहा है जो 80 के दशक में पाकिस्तान ने किया, प्रॉक्सी वार। बांग्लादेश को ये अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी सैन्य हैसियत ये नहीं है कि भारत पर आक्रमण कर सके या भारत के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई कर सके, तो वो ऐसे काम करेंगे जिससे भारत परेशान हो। लेकिन केवल यही मामला होता तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। चिंता की बात तो निश्चित रूप से थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर विश्व समुदाय की जो प्रतिक्रिया है वो भारत के लिए ज़्यादा चिंताजनक है। भारत को ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। हादी की मौत पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बयान जारी किया। आपको याद है कब किसी एक व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी कारण से हो, मौत पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस तरह का बयान जारी किया हो? फ्रांस के हाई कमीशन की ओर से बयान जारी हुआ, अमेरिका की ओर से बयान जारी हुआ, उसका कल मैं जिक्र कर चुका हूँ। यूरोपीय देश, अमेरिका, ये सब हादी की मौत की आलोचना कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उस पर दुख जता रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी ने हिंदुओं के खिलाफ 5 अगस्त 2024 के बाद से जो अत्याचार हो रहा है, जो हत्या का सिलसिला चल रहा है, दीप चंद्र दास सबसे ताज़ा है, एक और हत्या हो चुकी है। जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, दीप चंद्र दास को उनकी फैक्ट्री से घसीट कर निकाला गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद मॉब के हवाले कर दिया। उन्होंने उसको मारा और पेड़ से लटकाकर जला दिया। किसी देश ने इसकी निंदा की? ये भारत के लिए चेतावनी है कि बांग्लादेश अकेला नहीं है। वो जो कर रहा है उसकी हिम्मत इसलिए हो रही है कि वो अकेला नहीं है। उसको मालूम है कि उसकी पीठ पर कितने लोगों का, कितने देशों का हाथ है। भारत में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। कल से शुरुआत हुई है। इससे पहले परसों 20 लोगों ने प्रदर्शन किया था बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। उस पर बड़ा कड़ा एतराज़ जताया था यूनुस की सरकार ने। भारत ने हालांकि उसका जवाब दिया, लेकिन कल जो हुआ है, जिस तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन हुआ है, उससे पहली बार लगा कि इस देश के हिंदुओं में कुछ तो चेतना आई है। और ये यहीं तक सीमित नहीं रहा। कोलकाता में विरोध में प्रदर्शन हुआ, झारखंड में जनजातीय लोगों ने प्रदर्शन किया, त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये जो शुरू हुआ है प्रदर्शन का, विरोध का सिलसिला, इसका असर बांग्लादेश पर पड़े बिना नहीं रहेगा। बांग्लादेश ने हमारे देश के हाई कमिश्नर को बुलाकर चेतावनी दी। जो प्रदर्शन हुआ था 20 लोगों का, उसके जवाब में भारत सरकार ने उनके हाई कमिश्नर को बुलाकर चेतावनी दी। उसका असर ये हुआ कि यूनुस को ये बयान देना पड़ा कि हादी की हत्या में भारत का हाथ होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये होता है जन दबाव, ये होता है जब जनता की शक्ति उठकर खड़ी होती है, और इसकी शुरुआत हो गई है। सरकार के रिस्पॉन्स के बारे में मेरे लिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि सरकारी सोच, भारत के डिप्लोमेट्स की सोच ये है, और जो डिप्लोमेसी के हिसाब से ठीक है, कि ग्रेडेड रिस्पांस होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी जो सभ्य समाज है, सभ्य देश है, जवाबदेह जिम्मेदार देश है, वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पहले दिन से नहीं अख्तियार करता। ये ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहला दिन है? पहले तो इस सवाल का जवाब हमको खोजना पड़ेगा। 1975 के बाद से हमारा रिस्पांस ग्रेडेड ही रहा है। भारत के खिलाफ क्या क्या किया बांग्लादेश ने, उसके जवाब में हमने कोई जो है मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली नहीं। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब समय आ गया है मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेने की, बांग्लादेश को बताने की कि भारत की ताकत क्या है, चाहे वो सैन्य ताकत हो, चाहे आर्थिक ताकत हो, और उसके पीछे चाहे पाकिस्तान खड़ा हो, चीन खड़ा हो, अमेरिका खड़ा हो या यूरोप खड़ा हो।
भारत अपने देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा तो बांग्लादेश में जो 8% हिंदू हैं वो निशाना बनेंगे, उन पर कहर बरपेगा, उनके खिलाफ अत्याचार होगा, उनकी हत्या होगी, उनके घर जलाए जाएंगे, उनके साथ उनकी घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी होगी। ये सब आशंकाएं बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये कब तक, क्या हम इंतज़ार करेंगे कि जब ये 8% हिंदू जो बांग्लादेश में हैं ये भी ख़त्म हो जाएं तब कोई बड़ा कदम उठाएंगे? 28% से 8% पर आ गए। उन 20% हिंदुओं को बांग्लादेश के हम बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम कोई मैक्सिमलिस्ट कदम नहीं उठाना चाहते थे, ग्रेडेड कदम उठाना चाहते थे, धीरे धीरे करके कदम उठाना चाहते थे। उसका नतीजा ये हुआ है कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा पिद्दी सा देश भी आंखें दिखा रहा है और हम बिल्कुल बेबस की तरह बैठे हुए हैं। और ये जो प्रदर्शन आपको मैंने बताया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, त्रिपुरा मोथा, उसके अलावा जो है जनजातीय समाज का, ये आने वाले दिनों में ये बड़ा स्वरूप धारण करने वाला है। और ये विरोध और ये गुस्सा, ये असंतोष केवल बांग्लादेश तक और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। ये आक्रोश भारत सरकार के खिलाफ भी मुड़ सकता है। भारत सरकार को इससे डरना चाहिए। ये नौबत ना आए इसकी कोशिश करनी चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है विश्व हिंदू परिषद का, मुझे याद नहीं आ रहा है पिछले कितने वर्षों बाद विश्व हिंदू परिषद को इतना सक्रिय रूप में देखा है। तो अब ऐसा है कि ये 71, 75, 80, 85 वो दौर नहीं है। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हर व्यक्ति हर चीज़ को देख रहा है, हर बात को जान रहा है। वो देख रहा है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो देख रहा है हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हिंदू वहाँ किस तरह से रह रहे हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और ऐसे में जब कांग्रेस का एक बड़ा नेता जिसका नाम दिग्विजय सिंह है, वो आकर कहता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? याद रखिए, ये वही नेता है जिसने मुंबई हमले के बाद कहा था कि ये आरएसएस ने कराया है। ऐसे लोग इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ये बोल पा रहे हैं, इसलिए इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, सरकार और आम हिंदू, जिनकी वजह से इनकी ये हिम्मत हो रही है इस तरह की बात बोलने की। दिग्विजय सिंह बताए कि आखिर भारत में मुसलमानों पर कौन सा अत्याचार हो रहा है, किस मुसलमान पर क्या अत्याचार। दुनिया में मुसलमान अगर कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो उस देश का नाम है भारत। इसके बावजूद इस तरह की बात करना, ये दरअसल जो है इन जिहादियों का, जो बांग्लादेश में हैं, जो पाकिस्तान में हैं और जो भारत में हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए है कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। दिग्विजय सिंह का बयान ये कहता है, उसका निष्कर्ष ये है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर ये देश विरोधी बयान नहीं है, अगर ये देश विरोधी रुख नहीं है, ये देश विरोधी बात नहीं है, तो फिर कौन सी बात होगी? आखिर इस तरह के बयान देने वालों को ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा और क्यों बर्दाश्त करना चाहिए? किसी पार्टी के खिलाफ बोले, कोई नेता के खिलाफ बोले, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले, वो बात समझ में आती है, वो उसका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, उसकी पॉलिटिकल रणनीति हो सकती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलना, इसको कैसे माफ़ किया जा सकता है? और जब तक माफ़ करते रहेंगे ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ता रहेगा, उनकी ताकत बढ़ती रहेगी। दरअसल ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं इन जिहादी तत्वों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये जब भी जिहादी तत्व सक्रिय होते हैं, अति सक्रिय होते हैं मैं कहता हूँ, तब ये अपनी बिलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं उनका समर्थन करने के लिए। इससे आप समझ लीजिए कि वो जो 2.5 फ्रंट और अब मैं कह रहा हूँ 3.5 फ्रंट, इसमें ये आधा फ्रंट है। 3 फ्रंट को तो छोड़िए, उससे तो हमारी सेनाएं निपटेंगी। इस आधे फ्रंट से निपटने का काम सरकार का है, इस आधे फ्रंट से निपटने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, या जो भारतीय जनता पार्टी
का समर्थन करने वाले दल हैं उनका है। और सबसे बड़ा दायित्व जो है वो जो सनातन के मानने वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति के समर्थक हैं, जो उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उनका है। आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी समर्थक दल ने दीपचंद्र दास की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उसकी आलोचना, निंदा की थी? वो हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वो अत्याचार नहीं है। लेकिन एक काल्पनिक अत्याचार कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये वही एजेंडा है जो जिहादी तत्व चलाते हैं, जो कारण ढूंढते, बल्कि कहें कि बहाना ढूंढते हैं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का। ये उन्हीं तत्वों का समर्थन है जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। वो तो आपको सामने दिखाई देते हैं, लेकिन ये आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं जो भारत देश को जब भी मौका आता है डसने का काम करते हैं। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, स्थितियां हमारे हाथ से बहुत तेजी से निकल रही हैं, क्योंकि वहाँ कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, डेमोक्रेसी की लौटने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, जिहादी तत्वों का कब्जा है देश पर, और उन जिहादी तत्वों को समर्थन है विदेशी ताकतों का, अमेरिका, यूरोप का। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत का जो आर्थिक विकास है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब भारत के लिए स्थिति कोई बहुत आसान नहीं है। भारत मान लीजिए कि बांग्लादेश पर आक्रमण कर दे, जो कि चाहते हैं मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थक कि भारत युद्ध में फंस जाए, उसका आर्थिक विकास रुक जाए, लेकिन हम अपना हाथ बचाने के लिए अपना गला तो नहीं कटवा सकते। और वही होने की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। क्या होगा जब जिस अर्थव्यवस्था के विकास की गति को हम कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था की गति भी कायम न रह पाए और देश की सुरक्षा भी न सुनिश्चित हो पाए? तो करना क्या है, कदम क्या उठाना है, ये सरकार का काम है। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही होगी, लेकिन अभी तक ज़मीन पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक ज़मीन पर दिखाई नहीं देगा तब तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पाकिस्तान का एजेंडा है, वो चीन का एजेंडा है, वो अमेरिका का एजेंडा है, यूरोपीय देशों का एजेंडा है। इन सब के खिलाफ अकेले भारत खड़ा है। तो भारत को बहुत संभल कर तो चलना है, लेकिन भारत को मूक दर्शक नहीं बने रहना है। तो उसके लिए चुनौती बहुत कठिन है, आगे का रास्ता और ज़्यादा कठिन है, लेकिन इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है। वही बात फिर से कहूँगा, युद्ध कहाँ तक टाला जाए? तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हमको चुनना पड़ेगा कि वो समय आ गया है कि नहीं आया है। ये निर्भर करता है सरकार की अपनी तैयारी क्या है, सरकार की अपनी रणनीति क्या है। सरकार अगर ग्रेडेड रिस्पांस की बात कर रही, तो ग्रेडेड रिस्पांस जो है, ये ग्रेडेड रिस्पांस, इसका ग्रेड कब बढ़ाया जाएगा और कहाँ तक ले जाया जाएगा, देश के लोग ज़रूर ये जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।